So welcome back to this session of Economics PYQ of 2020 for UPSC Civil Services Examination. 2020 UPSC प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स सेक्शन से अबाउट 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चंस का इस सेशन के अंदर डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, if the RBI decides to adopt an expansionary monetary policy, which of the following would it not do? आरबीआई अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करने के लिए डिसाइड करता है, देन आरबीआई को इनमें से किस एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए? नंबर 1, कट एंड ऑप्टिमाइज द एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को आरबीआई को कट करना चाहिए। दिस इज राइट बिकॉज आरबीआई को अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करना है, एसएलआर इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और लिक्विडिटी को एनहांस करने में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 2, इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। एमएसएफ रेट अगर बढ़ जाएगा तो इससे लिक्विडिटी एक्सपेंशन नहीं होगा बल्कि इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। इट मीन्स पब्लिक तक यहाँ पर पैसा कम पहुँच पाएगा बिकॉज अदर बैंक्स के लिए अब आरबीआई से लोन लेना यहाँ पर कॉस्टली हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आरबीआई को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3, कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। आरबीआई अगर बैंक रेट एंड रेपो रेट कट करता है, देन इससे भी बैंक्स के लिए लोन इजी हो जाता है और इससे लिक्विडिटी इन्हांस होता है। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। करेक्ट आंसर इज बी, 2 ओनली। इट मीन्स इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। इसको आरबीआई को अवॉइड करना चाहिए अगर आरबीआई को एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करना है। So let's discuss the detail of this question. What is expansionary policy? Expansionary policy means RBI wants to increase the money supply in the market. To increase money supply, RBI lower rates, so borrowing is cheaper. What is statutory liquidity ratio? SLR. SLR is the mandatory percentage of bank's net demand and time liabilities that it must maintain its form in liquid assets like cash, gold, or government approved securities. एसएलआर एक बैंक्स के नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का एक ऐसा मैंडेटरी परसेंटेज होता है जिसको हर बैंक को कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में मेंटेन करना होता है। व्हाट इज रेपो रेट? दिस इज द रेट एट विद द आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड। रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिस पर आरबीआई अदर कमर्शियल बैंक्स के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए लैंड गिवन करता है। एज ऑफ अर्ली 2026 द रेपो रेट स्टैंड एट 5.25। प्रेजेंट में रेपो रेट 5.25% है। व्हाट इज बैंक रेट? दिस इज द रेट एट विच द आरबीआई लैंड टू बैंक्स फॉर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए आरबीआई जिस रेट पर अदर बैंक के लिए लैंडिंग करता है, दिस इज नोन एज बैंक रेट। इट इज ऑल्सो द रेट यूज फॉर कैलकुलेटिंग पेनल्टीज ऑन बैंक। बैंक्स पर जो पेनल्टीज आरबीआई के द्वारा इम्पोज की जाती हैं, आरबीआई बैंक रेट पर ही पेनल्टीज इम्पोज करता है। बैंक रेट एंड रेपो रेट में सबसे बिगेस्ट डिफरेंस यही है कि रेपो रेट में आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट पीरियड के लिए लैंडिंग करता है, जबकि बैंक रेट में आरबीआई लॉन्ग पीरियड के लिए अदर बैंक्स को लैंडिंग गिवन करता है। व्हाट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट? एमएसएफ रेट। MSF rate is a window for banks to borrow from the RBI in an emergency when interbank liquidity dries up completely. MSF RBI की एक ऐसी विंडो है जिसके थ्रू बैंक्स, जब लगता है सभी बैंक्स को कि इंटर बैंक लिक्विडिटी ड्राइज अप हो चुकी है कम्प्लीटली, इमरजेंसी केस में ये बैंक आरबीआई से बोरो कर सकता है। दिस इज नोन एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और इसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट से ये बोरो करते हैं। कटिंग एसएलआर एंड कटिंग रेपो रेट आर पार्ट ऑफ एक्सपेंशनरी पॉलिसी।
एसएलआर एंड बैंक रेट एंड रेपो रेट को अगर कट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, यानी एक्सपेंशनरी पॉलिसी के लिए इम्पोर्टेंट है। However, increase the MSF rate make borrowing expensive for banks, which is a contractionary tight money policy. What is the difference between repo rate, MSF, बैंक रेट, SLR? सभी का यहाँ पर डिफरेंस गिवन है। प्रेजेंट में रेपो रेट अबाउट 5.25% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.50% है, प्रेजेंट में बैंक रेट 5.50% है, SLR 18% है। क्वेश्चन नंबर 2, गोल्ड ट्रेंची, रिजर्व ट्रेंची, रेफर टू। गोल्ड ट्रेंची का क्या मीन है? करेक्ट आंसर इज डी, अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर्स। गोल्ड ट्रेंची एक क्रेडिट सिस्टम है जो कि आईएमएफ के द्वारा इसके मेंबर कंट्रीज को ग्रांट किया जाता है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल। एवरी मेंबर ऑफ आईएमएफ हैज ए कोटा। आईएमएफ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर किसी मेंबर को एक स्पेशल कोटा गिवन किया गया है। A portion of this quota is kept in the form of foreign currencies or gold. This portion is called the reserve tracking. इस कोटा का एक पार्ट फॉरेन करेंसीज और गोल्ड के फॉर्म में रखा होता है और इस पार्ट को, इस पोर्शन को रिजर्व ट्रैंकी बोला जाता है। अ मेंबर कैन विड्रॉ दिस अमाउंट एट एनी टाइम विदाउट एनी कंडीशन और रिजर्व सर्विस फी। आईएमएफ का कोई भी मेंबर अपने रिजर्व ट्रैंकी को विदाउट एनी कंडीशन और सर्विस फी कभी भी इसको विड्रॉ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंडर फार्मर्स को शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट गिवन किया जाता है। इनमें से किस किस पर्पज के लिए गिवन किया जाता है? नंबर 1, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स। फार्म एसेट्स के मेंटेनेंस के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए केसीसी गिवन किया जाता है। दिस इज राइट। परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स, दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये लॉन्ग ड्यूरेबल एसेट्स है और केसीसी लॉन्ग ड्यूरेबल एसेट्स सच एज हार्वेस्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक्स के लिए परचेजिंग के लिए गिवन नहीं किया जाता है। नंबर 3, कंजप्शन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड के कंजप्शन रिक्वायरमेंट के लिए गिवन किया था। दिस इज ऑल्सो राइट। नंबर 4, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस, यस पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस के लिए भी केसीसी गिवन किया जाता है। नंबर 5, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। फैमिली हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए एंड विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी सेटअप करने के लिए गिवन किया जाता है। दिस इज रॉन्ग, कुछ फैमिली हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए केसीसी नहीं गिवन किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज बी, 1, 3 एंड 4 के लिए केसीसी गिवन किया जाता है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल। केसीसी इज मेन फॉर शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल नीड्स। केसीसी जो गिवन किया जाता है ये शॉर्ट टर्म के लिए गिवन किया जाता है और वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए ही गिवन किया जाता है। स्टेटमेंट 2 एंड 5 आर इनकरेक्ट। परचेजिंग ट्रैक्टर्स और बिल्डिंग हाउस होल्ड कोल्ड स्टोरेज आर लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, नॉट शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस कवर्ड अंडर द स्टैंडर्ड केसीसी क्रॉप लोन कंपोनेंट। More about the Kisan Credit Card (KCC scheme). KCC scheme is a cornerstone of rural credit in India. Introduced in 1998 based on the R.V. Gupta Committee recommendations. आर वी गुप्ता कमेटी रिकमेंडेशंस के बेस पर 1998 में केसीसी स्कीम लॉन्च किया गया। इट एम्स टू प्रोवाइड टाइमली एंड फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू फार्मर्स। फार्मर्स के लिए टाइमली एंड फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इसके थ्रू प्रोवाइड कराए जाते हैं। कोर ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ केसीसी। केसीसी इज नॉट जस्ट फॉर सीड एंड फर्टिलाइजर्स, इट फॉलो सिंगल विंडो अप्रोच टू मीट वेरियस फार्म रिलेटेड नीड्स। वेरियस फार्म रिलेटेड नीड्स को मीट करने के लिए केसीसी एक सिंगल विंडो है। ओनली सीड्स एंड फर्टिलाइजर के लिए ही केसीसी के अंडर लोन गिवन नहीं किया जाता है, बल्कि मल्टीपल नीड्स के लिए ये एक सिंगल विंडो है, सच एज शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस, स्टोरेज एंड ट्रांजिट, प्रोड्यूस मार्केटिंग, कंजप्शन रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट।
इन सभी के लिए केसीसी स्कीम के अंडर लोन प्रोवाइड कराया जाता है। एलिजिबिलिटी: द स्कीम इज हाईली इंक्लूसिव, कवरिंग ऑनर कल्टिवेटर्स, tenant farmers and sharecroppers groups, self-help group, allied sector since 2018-19 extended to animal husbandry and fisheries farmers। 2018-19 के बाद इसको एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज फार्मर्स के लिए भी एक्सटेंड किया गया है। इम्प्लीमेंटेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन: इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज, कॉमर्शियल बैंक, आरआरबी एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक इसके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं। Kisan Rin Portal, a new digital platform that integrates farmer data with bank records to increase transparency and speed up loan processing. PM Kisan linkage: the government has simplified the application process by using the existing PM Kisan database. If a farmer is on PM Kisan, getting a KCC is now nearly one click with a simplified one-page form. Rupee KCC: most cards are now Rupee enabled, allowing farmers to withdraw cash from ATMs, making it a revolving credit facility. Financial structure and latest update: केसी से रिलेटेड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर लेटेस्ट अपडेट क्या है और इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है। फीचर डिटेल: बेस इंटरेस्ट रेट 7% पर एनम फॉर लोन्स अप टू रुपीज 3 लाख। किसी पर्सन ने अगर 3 लाख का केसीसी लोन टेकिंग किया है देन उस पर 7% पर एनम का इंटरेस्ट गिवन करना होता है। इंटरेस्ट सबवर्जन: 2% प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बैंक्स। इस इंटरेस्ट में से 2% गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता है। प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव: अगर टाइमली पेमेंट किया जाता है देन 3% एडिशनल रिलीफ भी फार्मर्स को गिवन किया जाता है। इट मीन टाइमली पेमेंट करने पर इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है और इसमें चार्जेस उतना नहीं लगता है। प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव 3% का है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इफ पेड ऑन टाइम 4% का ही इसमें गिवन करना होता है इंटरेस्ट। कोलेटरल फ्री लिमिट रेंज फ्रॉम रुपीज 1.6 लाख टू 2 लाख इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 2025। 2 लाख तक का जो लोन होता है वो कोलेटरल फ्री लोन होता है। लोन लिमिट इंक्रीज: द लिमिट फॉर क्रॉप लोन अंडर द सबऑर्डिनेट स्कीम हैज बीन रेज्ड टू 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, the procurement at a minimum support price MSP is unlimited in any state UT of India। लिखा हुआ है कि ऑल सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स के केस में एमएसपी के अंडर जो प्रोक्योरमेंट किए जाते हैं वो किसी भी स्टेट यूटी में अनलिमिटेड है। दिस इज रॉन्ग बिकॉज किसी भी स्टेटमेंट में अगर ऑल अनलिमिटेड जैसे वर्ड्स शो होते हैं तो 90% चांस है कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। अनलिमिटेड परचेजिंग नहीं किया जाता है तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2, in the case of cereals and pulses, the MSP is fixed in any state UT at a level to which it can never rise in the market। सीरियल्स एंड पल्सेस के केस में किसी भी स्टेट के अंदर अगर स्टेट और एमएसपी फिक्स है देन उसका मार्केट प्राइस एमएसपी से कभी राइज नहीं होगा, ऐसा स्टेटमेंट में लिखा हुआ बट दिस इज रॉन्ग। एमएसपी से मार्केट प्राइस हाई हो सकता है। सो करेक्ट आंसर इज डी, नीदर वन नॉर टू, कोई भी स्टेटमेंट इसका करेक्ट नहीं है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाई स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स? While the government announces MSP for 22 mandated crop and fair and remunerative price FRP for sugarcane, unlimited procurement is practically and logistically impossible। अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिकली एंड लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल होता है। गवर्नमेंट ने अबाउट 22 क्रॉप्स पर एमएसपी मैंडेट किया हुआ है, शुगर कैन पर रिन्यूमरेटिव प्राइस फिक्स किया हुआ है। प्रोक्योरमेंट यूजुअली डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड बफर स्टॉक। प्रोक्योरमेंट जो किया जाता है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस एंड बफर स्टॉक के अकॉर्डिंग किया जाता है। व्हाई स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स? Market prices are determined by demand and supply. There are many instances where the market price of pulses rise above the MSP set by the government.
ऑल, अनलिमिटेड एंड नेवर आर एक्सट्रीम कीवर्ड्स इन यूपीएससी। ये एक्सट्रीम कीवर्ड्स हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में ये वर्ड्स पूछे जाते हैं। इन इकोनॉमिक्स सच एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आर ऑलमोस्ट ऑलवेज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, with reference to the Indian economy, consider the following statement. फोर स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1, कॉमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्राइमरी नोट, दिस इज रेड। कॉमर्शियल पेपर जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है एंड अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है। Statement 2, certificate of deposit is a long-term instrument issued by the RBI to a corporation. This is wrong because certificate of deposit जो होते हैं शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो कि ओनली आरबीआई के द्वारा नहीं बल्कि ये अदर बैंक के द्वारा भी इशू किए जा सकते हैं। नंबर 3, कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस, दिस इज राइट। कॉल मनी शॉर्ट टर्म फाइनेंस होते हैं जो कि इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं, दिस इज राइट। नंबर 4, जीरो कूपन बॉन्ड्स आर द इंटरेस्ट बियरिंग, दिस इज रॉन्ग बिकॉज जीरो कूपन बॉन्ड जो होते हैं इंटरेस्ट बियरिंग नहीं होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी, ओनली 1 एंड 3 स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल व्हाई स्टेटमेंट इज 1 इज करेक्ट। Commercial paper is indeed an unsecured money market instrument issued in the form of a promissory note. This is right. Commercial paper जो होता है वो unsecured money market instrument होते हैं जो कि promissory note के फॉर्म में इशू किए जाते हैं, यूजुअली बाय हाई रेटेड कॉर्पोरेट के द्वारा इशू किए जाते हैं। Why statement is false? Certificate of deposits are short-term instrument issued by the bank and financial institutions, not by RBI to corporations. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इन्हें इशू किया जाता है। वाई स्टेटमेंट 3 इज ट्रू। कॉल मनी इज यूज्ड बाय बैंक्स टू मीट टेम्पररी कैश मिसमैचेज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। कॉल मनी बैंक्स के द्वारा एक टेम्परेरी कैश मिसमैच के ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए, यूजुअली 1 डे के लिए इस कॉल मनी का यूज किया जाता है। वहाँ स्टेटमेंट 4 इज फॉल्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट टू दियर फेस वैल्यू एंड रिडीम एट फेस वैल्यू। जीरो कूपन बॉन्ड्स जो होते हैं वो फेस वैल्यू के बेस पर, डिस्काउंटेड बेस पर इशू किए जाते हैं एंड फेस वैल्यू पर ही इन्हें रिडीम किया जाता है। दे डू नॉट पे पीरियोडिक इंटरेस्ट एंड जीरो कूपन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली मेजर्स द गवर्नमेंट आरबीआई टेक टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। इंडियन रुपये में अगर स्लाइड हो रहा है देन गवर्नमेंट या आरबीआई कौन कौन से मोस्ट लाइकली मेजर्स कौन से टेकिंग करना होता है। नंबर 1, कर्बिंग इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट। इंडियन रुपये अगर डेप्रिशिएट हो रहा है, इसको एप्रिशिएट करने के लिए इंडिया को नॉन एसेंशियल गुड्स का इंपोर्ट कर्ब करना होगा, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना होगा, दिस इज राइट। स्टेटमेंट 2, एनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रुपये डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड। इंडियन बोरोवर्स को इनकरेज किया जाएगा कि वो रुपये डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड इशू करें, दिस इज ऑल्सो राइट। इससे डॉलर का एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा इंडिया में। नंबर 3, ईजिंग कंडीशंस रिलेटेड टू एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग से रिलेटेड कंडीशंस को इजी करना होगा, दिस इज ऑल्सो राइट। नंबर 4, फॉलोइंग एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दिस इज रॉन्ग बिकॉज अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अगर फॉलो किया जाएगा इससे करेंसी का वैल्यू और भी डेप्रिशिएट होगा। सो करेक्ट आंसर इज ए, 1, 2 एंड 3 इसके करेक्ट स्टेटमेंट है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल। To stop the rupee from falling, you need to increase the demand for rupee and increase the demand for dollar. रुपये की वैल्यू अगर फॉल हो रही है और इसको हमें स्टॉप करना है देन हमें रुपये के डिमांड को मार्केट में इंक्रीज करना होगा, डॉलर के डिमांड को हमें डिक्रीज करना होगा। 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट ऑल ब्रिंग फॉरेन करेंसी इनटू इंडिया एंड कीप इट फ्रॉम लीविंग, व्हिच स्ट्रेंथन द रुपये।
1.3 स्टेटमेंट जो है ये फॉरेन करेंसी को इंडिया में ब्रिंग करते हैं एंड रुपी इसके थ्रू स्ट्रेंथन होगा. स्टेटमेंट फॉर इज फूल्स. An expansionary policy, it means lowering interest rate, lead to more money in system, which usually cause inflation and lead to a further depreciation of currency. To save the rupee, RBI would follow a contractionary or tight monetary policy. Question number 7. In India, which of the following can be considered as a public investment in agriculture? पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, इनमें से किस किस एक्टिविटीज को कंसिडर किया जा सकता है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होते हैं और जिससे एसेट्स जनरेट होता है. नंबर वन, फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स के प्रोड्यूस पर अगर एग्रीकल्चर एमएसपी फिक्स कर दिया जाता है, क्या ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर का पार्ट होगा? दिस इज रॉन्ग, बिकॉज किसी भी टाइप का लोन अगर सब्सिडी गिवन किया जा रहा है देन वो लॉन्ग टर्म एसेट्स जनरेट नहीं करता है. पब्लिक इन्वेस्टमेंट का ये पार्ट नहीं है. नंबर, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज. प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज के कंप्यूटराइजेशन अगर किया जाता है तो इससे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब इन्वेस्ट किया जाता है दिस इज नोन एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट. सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. नंबर 3, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट. सोशल कैपिटल डेवलपमेंट अगर किया जाएगा दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एसेट्स. सो नंबर 3 इज करेक्ट. नंबर 4, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स. फार्मर्स को अगर फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गिवन किया जाता है देन ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है और ये कोई एसेट्स जनरेट नहीं करता है. नेक्स्ट, वेवर ऑफ एग्रीकल्चरल लोन्स बाय द बैंकिंग सिस्टम. बैंकिंग सिस्टम के द्वारा एग्रीकल्चरल लोन्स अगर वेव किए जाते हैं दिस इज ऑल्सो नॉट अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट, सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी सेटअप की जाती है देन ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पार्ट है. लॉन्ग टर्म एसेट्स इसके थ्रू क्रिएट हो रही है. सो करेक्ट आंसर इज सी. 2, 3 एंड 6 पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर का पार्ट है. Public investment in agriculture refer to the capital expenditure by the government aimed at creating long-term assets that enhance productivity, efficiency, and sustainability in the farming sector. Public investment in agriculture वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के पार्ट हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्ट किए जाते हैं और लॉन्ग टर्म एसेट्स जिसके थ्रू क्रिएट होती हैं सो दैट प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाया जा सके. सब्सिडी एंड लोन वेवर आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर्स. दे हेल्प द फार्मर टेम्परेरी बट डू नॉट क्रिएट लॉन्ग टर्म एसेट्स. किसी भी टाइप का सब्सिडी अगर गवर्नमेंट के द्वारा गिवन किया जाता है लॉन्ग लोन वेवर अगर किए जाते हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है और स्पेशली ये ट्रांसफर्स होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर्स को टेम्परेरी तरीके से हेल्प करते हैं बट लॉन्ग टर्म एसेट्स इसके थ्रू क्रिएट नहीं किए जाते हैं. नंबर इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट रेफर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट बिल्ड्स कैपेसिटी. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कैपिटल बिल्ड करते हैं इन्वेस्टमेंट उसी से कनेक्ट है. कंप्यूटराइजेशन, सोशल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कोल्ड स्टोरेज क्रिएट अ लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर द सेक्टर. मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर को एनहांस करने के लिए मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या रहे हैं? पीएम धन धान्य कृषि योजना 2005 में इसको 25 में इसको लॉन्च किया गया. मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. ये सब इन्वेस्टमेंट को एनहांस करने के लिए कुछ इनिशिएटिव हैं. क्वेश्चन नंबर 8. In India, which of the following is are the functions of the lender of last resort by Reserve Bank of India? इंडिया में कौन कौन सा फंक्शंस
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के अंडर आता है। इट मीन्स लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का क्या मीनिंग है? करेक्ट आंसर इज ए, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्परेरी क्राइसिस। बैंक्स अगर टेम्परेरी क्राइसिस फेस करते हैं, देन आरबीआई उन्हें लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, और ये रिजर्व बैंक के लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के फंक्शन के तौर पर वर्क करता है। नंबर 2, लैंडिंग टू गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस देयर बजटरी डेफिसिट। गवर्नमेंट के बजटरी डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए लैंडिंग गिवन किया जाता है, दिस इज रॉन्ग। नंबर 3, लैंडिंग टू रिलीजियस एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, दिस इज 100% रॉन्ग, बिकॉज आरबीआई कभी भी रिलीजियस एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के लिए लैंडिंग गिवन नहीं करता है। सो करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली। The term lender of last resort specifically refer to the RBI's role in maintaining financial stability. When a commercial bank faces a sudden run and cannot get fund from the market, the RBI steps in to provide liquidity to prevent the banks from failing. कोई भी कॉमर्शियल बैंक जब सडन रन फेस करता है, देन आरबीआई उसको फेलिंग होने से बचाता है और लिक्विडिटी को प्रोवाइड करता है। While RBI does lend to the government through wage and means advance, that is an administrative fiscal function. अगर आरबीआई गवर्नमेंट को लैंडिंग गिवन कर रहा है, देन वो आरबीआई का एडमिनिस्ट्रेटिव और फिजिकल फंक्शन है, नॉट द लेंडर ऑफ लास्ट रेजोर्ट फंक्शन। Statement 3 is completely irrelevant as RBI does not lend to private cultural bodies. Question number 9. With reference to the Indian economy, what does non-financial debt include? इंडियन इकोनॉमी का रेफरेंस में नॉन फाइनेंशियल डेब्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? नंबर 1, हाउसिंग लोन्स ओन्ड बाय हाउस होल्ड, दिस इज राइट बिकॉज किसी पर्सन के द्वारा अगर हाउसिंग लोन टेकन किया जाता है, देन ये नॉन फाइनेंशियल डेब्ट के अंदर आता है। नंबर 2, अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल डेब्ट। नंबर 3, ट्रेजरी बिल्स, दिस इज ऑल्सो नॉन फाइनेंशियल डेब्ट। So correct answer is D. 1, 2 and 3 statement इसके correct है. So let's discuss the detail. What is non-financial debt? Non-financial debt is the credit instrument issued by a government, household and businesses that are not financial institutions. एनएफडी कुछ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा एंड बिजनेस के द्वारा इशूड किए जाते हैं, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। Housing loan and credit card debt are debt of a household. Treasury bills are debt instrument of the government. Treasury bills government के debt instruments हैं. Since none of the entities, household or government, are financial intermediaries like banks, all three fall under the non-financial debt. What is the non-financial debt? Non-financial debt consists of credit instruments issued by government, household, and businesses that are non-financial institutions. Who are the borrower? Individuals, non-financial corporations like steel factory or a tech firm, and the government इसके borrowers होते हैं। These entities borrow money to spend on consumption. ये entities money borrow करती हैं but only consumption purpose के लिए, लैंड करने के लिए ये मनी बोरो नहीं करती हैं। लाइक हाउस और कार पर ये एक्सपेंस कर सकते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट इस मनी का कर सकते हैं, लाइक बिल्डिंग अ फैक्ट्री और हाईवे, फैक्ट्री बना सकते हैं, हाईवे बना सकते हैं, इस मनी का यूज करते हैं। बट अदर पर्सन को इसको लैंड नहीं किया सकता है। दे डू नॉट बोरो मनी टू लैंड इट टू अदर्स। Examples of non-financial debt such as housing loan, credit card debt, treasury bills. Housing loan, household. When you take a loan to buy a home, you are a non-financial borrower. अगर आपने होम के लिए लोन टेकिंग किया, देन ये जो लोन होगा ये नॉन फाइनेंशियल डेब्ट होगा और आप नॉन फाइनेंशियल बोरोवर काउंट किए जाओगे। Next, credit card debt, household, outstanding balance on consumer credit, treasury bill, government, short-term debt issued by a government to manage its cash flow. कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए जब गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म डेब्ट इशू करती है ट्रेजरी बिल्स के थ्रू, दिस इज ऑल्सो नोन एज ए नॉन फाइनेंशियल डेब्ट। व्हाट इज फाइनेंशियल डेब्ट?
Financial debt refer to the debt incurred by financial intermediaries. These are institutions whose primary business is moving money around. Who are the borrower? कॉमर्शियल बैंक इसमें बोरोवर हो सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी इसके मेंबर हो सकते हैं, बोरोवर हो सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन फंड ये सब इसके बोरोवर हो सकते हैं। These institutions borrow money, often from the public or other banks, specifically to lend it out again to make a profit on the interest period. ये institutions money borrow इसलिए करते हैं so that ये नेक्स्ट इस मनी को lend कर सकें और profit through the interest earn कर सकें। What is the difference between non-financial debt and financial debts? नॉन फाइनेंशियल डेब्ट में बोरोवर्स जो होते हैं वो हाउस होल्ड, नॉन फाइनेंशियल फर्म्स होती है, गवर्नमेंट होती है। जबकि फाइनेंशियल डेब्ट के केस में जो बोरोवर्स होते हैं वो बैंक्स, एनबीएफसी, इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं। नॉन फाइनेंशियल डेब्ट का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, टिपिकल इंस्ट्रूमेंट मॉर्टगेज, क्रेडिट कार्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स। फाइनेंशियल डेब्ट के इंस्ट्रूमेंट इंटरबैंक लोन्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, in India, cyber insurance for individuals usually cover which of the following benefit in addition to payment for loss of funds and other benefit? साइबर इंश्योरेंस के अंडर क्या क्या इंक्लूड होता है? नंबर वन, कॉस्ट ऑफ रीस्टोरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर, दिस इज राइट। नंबर टू, कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर इफ समवन मिस इट विलफुली डैमेज, अगर कोई विशफुली डैमेज किया जाता है देन ये किसी भी टाइप के इंश्योरेंस के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। नंबर थ्री, कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन, दिस इज आल्सो राइट। नंबर फोर, कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल अ सूट्स, दिस इज आल्सो राइट। सो करेक्ट आंसर इज बी, 1, 3 एंड 4 स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। इससे रिलेटेड यहाँ पर डिटेल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11, with reference to urban cooperative banks in India, consider the following statement. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। स्टेटमेंट वन, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये आरबीआई के द्वारा भी रेगुलेट किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का रोल है, बट लोकल बोर्ड का यहाँ पर रोल नहीं है, आरबीआई का इसमें स्पेशली रोल होता है। नंबर टू, दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं, दिस इज राइट। नंबर थ्री, they were brought under the purview of banking regulation at 1949 through an amendment in 1966. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इंडिया में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग ब्रॉट किए गए एंड 1966 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। सो करेक्ट आंसर इज बी, 2 एंड 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। लेट्स डिस्कस द डिटेल। व्हाई स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर अंडर ड्यूअल कंट्रोल, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं ड्यूअल कंट्रोल होता है उनके ऊपर। While a registration is under the state, the actual banking functions are regulated by RBI. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का रजिस्ट्रेशन स्टेट के अंडर किया जाता है, बट एक्चुअल बैंकिंग फंक्शंस सच एज लाइसेंसिंग, एसएलआर, सीआरआर, ये सब आरबीआई के द्वारा ही रेगुलेट किए जाते हैं। वहाँ स्टेटमेंट टू इज ट्रू, एन अमेंडमेंट टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलाउड देम टू रेज कैपिटल विया इक्विटी। वहाँ स्टेटमेंट 3 is true. They were ended abroad under the 1949 Act in 1966 to ensure better financial discipline. बेटर फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इंश्योर करने के लिए ये जो बैंक्स हैं 1966 में अंडर 1949 एक्ट के अकॉर्डिंग ये ब्रॉट किए गए थे। मोर अबाउट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। Urban cooperative banks are financial institutions organized on a cooperative basis that serve the needs of urban and semi-urban populations. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि कोऑपरेटिव बेसिस पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, अर्बन एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशंस के नीड्स को फुलफिल करते हैं। एज ऑफ अप्रैल 2026, द सेक्टर इज एंटरिंग अ न्यू फेज विद आरबीआई proposing to reopen licensing after a 22 years hiatus। 22 ईयर के बाद अगेन आरबीआई इसमें लाइसेंसिंग रीओपन कर रहा है। द 4 टायर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अर्बन लोकल बॉडीज का
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या है, उससे रिलेटेड यहाँ पर एक चार्ट गिवन है। द ड्यूअल कंट्रोल मैकेनिज्म, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर ड्यूअल कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्न बाय टू डिस्टिंक्ट ऑथोरिटीज। नंबर वन, बैंकिंग फंक्शंस। अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, द आरबीआई कंट्रोल लाइसेंसिंग, लोन पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट एंड prudential norms. Number of management and administration. Since they are registered as societies, their incorporation, management, and audit fall under the register of cooperative societies of the respective state or the central register for multi-status urban cooperative banks. Key changes in 2020 amendments. Following the PMC bank crisis, the Banking Regulation Amendment Act 2020 give the RBI superseding power over the board of directors of urban cooperative banks, significantly strengthening its grip over their management. Latest 2026 पॉलिसी शिफ्ट, न्यू लाइसेंसिंग प्रोसेस क्या है, उससे रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है। फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, पीएसएल टारगेट। लाइक कॉमर्शियल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैव प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट। They must allocate a significant portion of their credit to micro enterprises and weaker sections. कॉमर्शियल बैंक्स के लाइक ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग टारगेट इनका भी होता है। और इन सभी बैंक्स को अपने क्रेडिट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन माइक्रो इंटरप्राइजेज एंड वीकर सेक्शंस को गिवन करना होता है। कैपिटल एडिक्वेसी, टायर 1 बैंक मस्ट मेंटेन a minimum CRAR of 9%, while tier 2, 3 and 4 must maintain 12%. Question number 12. In India, which of the following is the custodian of a rural infrastructure development fund? इंडिया में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF के कस्टोडियन के तौर पर कौन वर्क करता है? करेक्ट आंसर इज ए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड RIDF के कस्टोडियन के तौर पर वर्क करता है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल। RIDF was set up by the government in 1995-96 for financing ongoing rural infrastructure project. RIDF गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1995-96 में सेटअप किया गया सो दैट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बूस्ट किया जा सके। इफ अ बैंक फेल टू मीट इट्स प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट PSL टारगेट, द शॉर्टफॉल इज डिपॉजिटेड इनटू द RIDF मैनेज्ड बाय नाबार्ड। बैंक अगर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट PSL टारगेट को मीट नहीं कर पाते हैं, देन शॉर्टफॉल RIDF के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाता है, जो कि नाबार्ड के द्वारा मैनेज किया जाता है। मोर अबाउट द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF से रिलेटेड यहाँ पर कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट गिवन है। RIDF is a critical financing mechanism in India designed to boost infrastructure in the rural landscape, primarily used to provide low-cost loan to state government and state-owned corporations. Management and governance, administration. It is maintained and managed by NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development के द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। Regulatory oversight, the fund operate under the overall guidance of RBI. RBI के गाइडेंस में ही ये फंड ऑपरेट किया जाता है। फंडिंग मैकेनिज्म, शॉर्टफॉल रूल, the source of RIDF which corpus is quite unique. It is funded by domestic commercial bank, both public and private sector. पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में जो डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनके द्वारा इसको फंडिंग किया जाता है। Banks in India are mandated to lend a certain percentage of their adjusted net bank credit to the private sector. सभी बैंक के लिए यहाँ पर अपने नेट बैंक क्रेडिट का कुछ परसेंटेज प्राइवेट सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, MSME एटसेट्रा के लिए मैंडेट किया गया है। और अगर ये फुलफिल नहीं किया जाता है, इफ अ बैंक फेल टू मीट्स ए प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग टारगेट, इट इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द शॉर्टफॉल अमाउंट इनटू द RIDF। अगर बैंक प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग टारगेट को मीट नहीं कर पाते हैं, देन ये जो शॉर्टफॉल अमाउंट है RIDF के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाता है। NABARD then uses these deposits to provide long-term loans for rural project. NABARD इसी डिपॉजिट का यूज
रूरल प्रोजेक्ट के लिए लॉन्ग टर्म लोन गिवन करने के लिए करता है। की ऑपरेशनल फीचर्स इंटरेस्ट रेट, द इंटरेस्ट रेट ऑफ ऑन RIDF लोन्स आर लिंक्ड टू द प्रिवेलिंग बैंक रेट। RIDF लोन्स पर जो इंटरेस्ट रेट होता है इसका, वो RBI के बैंक रेट के इक्वल होता है। नोडल डिपार्टमेंट एट द स्टेट लेवल, द फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्ट एज द नोडल एजेंसी। ऑल प्रोजेक्ट proposals must be routed through them to NABARD। स्टेट लेवल पर जो फाइनेंस नोडल डिपार्टमेंट होता है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट एक नोडल एजेंसी के तौर पर वर्क करता है। ऑल प्रोजेक्ट प्रपोजल्स जो होते हैं वो नाबार्ड को जो भी पहुंचता है प्रपोजल, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू ही पहुंचता है। रीपेमेंट लोन्स आर टिपिकली रीपेबल विद इन 7 years, इंक्लूडिंग अ ग्रेस पीरियड ऑफ 2 years। Why is it significant for the economy? RIDF इकोनॉमी के लिए क्यों सिग्निफिकेंट है? The RIDF bridges the gap between available banking liquidity and the dire need for capital in rural areas by turning a regulatory penalty, the PSL shortfall, into a developmental tool. It ensures that credit stay within the rural ecosystem to create long-term assets like dams, schools, and roads. मोर अबाउट द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का जो डिस्कशन है वो थोड़ा लेंथी होने वाला है, बिकॉज ये RIDF एंड नाबार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। इससे ईयर बाय ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। NABARD is India's apex regulatory body for the overall regulation and licensing of regional rural banks and apex cooperative banks। NABARD इंडिया में रूरल बैंक्स एंड एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करने वाला एक एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है। Established on July 12, 1982। 1982 में नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था। इट सर्व्स एज द सेंट्रल नोड फॉर रूरल क्रेडिट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। रूरल क्रेडिट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए नाबार्ड एक सेंट्रल नोड है। फाउंडेशन एंड लीगल स्टेटस establishment, it was credited based on the recommendation of the B. Sivaram Committee under the NABARD Act 1981। नाबार्ड एक्ट 1981 के अंडर बी सिवाराम कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई। उसके रिकमेंडेशन के बेस पर इंडिया में नाबार्ड स्टेब्लिश किया गया। ओनरशिप इनिशियली अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द RBI एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज नाउ 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनिशियली RBI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉइंट वेंचर के साथ इसको लीड किया जाता था, बट अब ये प्रेजेंट में 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। कोर फंक्शंस ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड ऑपरेट्स ऑन 3 मेन पिलर्स, डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एंड सुपरवाइजरी। नाबार्ड 3 मेन पिलर्स के बेस पर ऑपरेट किया जाता है, डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एंड सुपरवाइजरी। नंबर फाइनेंशियल रोल, it provided refinance to various financial institutions like state cooperative banks and RRBs to ensure credit reaches farmers and rural artisans। Various financial institutions like state cooperative bank and RRBs के लिए नाबार्ड रिफाइनेंस प्रोवाइड करता है सो दैट फार्मर्स एंड रूरल आर्टिसंस तक क्रेडिट को इंश्योर किया जा सके। बिकॉज जितने भी फार्मर्स एंड रूरल आर्टिसंस होते हैं वो मोस्टली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स या RRB से लोन टेकिंग करते हैं। सब इन सभी को भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ये सभी नाबार्ड से फाइनेंस टेकिंग करते हैं। इट ऑल्सो मैनेज फंड्स लाइक द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF जिसका हमने पहले डिस्कशन किया, उसको भी मैनेज करता है। नंबर ऑफ डेवलपमेंटल रोल, नाबार्ड का डेवलपमेंटल रोल भी होता है। इट promotes sustainable agriculture and rural prosperity through various programs like the self-help group bank linkage project, which is one of the world's largest microfinance initiative। नाबार्ड को डेवलपमेंटल रोल भी प्ले करता है, सच एज ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करता है थ्रू स्पेशल प्रोग्राम सच एज सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव है। नंबर 3 सुपरवाइजरी रोल भी इसका होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट इंस्पेक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स।
रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स के इंस्पेक्शन में भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इस तरह से नाबार्ड जो है वो फाइनेंशियल रोल भी प्ले कर रहा है, डेवलपमेंटल रोल प्ले कर रहा है, सुपरवाइजरी रोल प्ले कर रहा है। वाई नाबार्ड इज क्रूशियल? नाबार्ड का क्या इम्पोर्टेंस है? अनलाइक कॉमर्शियल बैंक दैट फोकस ऑन प्रॉफिट, नाबार्ड्स प्राइमरी प्रॉफिट इज रूरल प्रोस्पेरिटी। अदर कॉमर्शियल बैंक जिनका मेन फोकस प्रॉफिट होता है, नाबार्ड का प्राइमरी फोकस प्रॉफिट नहीं होता है, ओनली रूरल प्रोस्पेरिटी इसका मेन फोकस है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इट असिस्ट द गवर्नमेंट एंड आरबीआई इन मैटर्स रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड मैटर्स पर गवर्नमेंट एंड आरबीआई को नाबार्ड असिस्ट करता है। क्लाइमेट चेंज, इट एक्ट्स एज द नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड एडेप्टेशन फंड फोकसिंग ऑन क्लाइमेट रिलेटेड एग्रीकल्चर। नाबार्ड ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड एडेप्टेशन फंड के एक नेशनल एंटिटी के तौर पर वर्क करता है और क्लाइमेट रिसिलेंट एग्रीकल्चर पर ये फोकस करता है। नेक्स्ट, ऑफ फार्म सेक्टर, इट सपोर्ट रूरल आर्टिसंस, weavers and small scale industries to prevent rural to urban migration by creating local job। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये रूरल लेवल पर ही रूरल आर्टिसंस, वीवर्स एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है। नाबार्ड वर्सेस आरबीआई, अ क्विक डिस्टिंक्शन। नाबार्ड एंड आरबीआई में क्या डिफरेंस है? व्हाइल द आरबीआई इज द बैंकर टू द बैंक, it and manage monetary policy for the entire country. NABARD is the specialized institution that focuses exclusively on the rural and agriculture economy. नाबार्ड स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन है जो कि रूरल एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर फोकस करता है। थिंक ऑफ नाबार्ड एज द स्पेशलाइज्ड आर्म दैट एग्जीक्यूट द रूरल क्रेडिट विजन ऑफ द आरबीआई एंड गवर्नमेंट। की इनिशिएटिव्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, NABARD has pioneered several financial instruments that have changed the landscape of Indian agriculture. नाबार्ड ने सेवरल फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट पायनियर किए हैं जिसने इंडियन एग्रीकल्चर के लैंडस्केप को चेंज किया, सच एज किसान क्रेडिट कार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकिंग, ई शक्ति, माइक्रो इरिगेशन फंड। क्वेश्चन नंबर 13, विद रेफरेंस टू द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ट्रिम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ट्रिम रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ट्रिम मीन्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। स्टेटमेंट 1, quantitative restrictions on import by foreign investors are prohibited. This statement is true because foreigners फॉरेनर्स इन्वेस्टर्स के द्वारा कोई भी अगर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट पर किए जाते हैं, इसको प्रोहिबिट किया गया, दिस इज राइट। स्टेटमेंट 2, दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज रॉन्ग, ओनली गुड्स पर ये अप्लाई होता है। स्टेटमेंट 3, दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन से कंसर्न नहीं है। करेक्ट आंसर इज 1 and 3। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल। Why statement 1 is correct? Under WTO rules, TRIMS prohibit local content requirement and trade balancing requirement. WTO rules के अंडर TRIMS लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट एंड ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट को प्रोहिबिट करता है। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट मीन्स फोर्सिंग इन्वेस्टर्स टू बाय लोकल पार्ट्स एंड trade balancing requirement means limiting import based on how much they export. Why statement 2 is incorrect? This is a common UPSC trap. TRIMS apply only to trade in goods. TRIMS only goods के trade पर apply होता है. Trade in services is covered under a separate agreement called GATS. सर्विसेज से रिलेटेड ट्रेड्स गेट्स के एग्रीमेंट के अंडर कवर्ड किए जाते हैं। वाई स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट? ट्रिम्स इज only concerned with the trade restrictive effects of investment, not the general regulation of how a country manages foreign investment. More about trade related investment measures. TRIMS से related कुछ important points हम यहाँ पर discuss करेंगे। TRIMS is one of the key agreement under WTO that emerged from the Uruguay around 1986-1994. ट्रिम्स WTO के अंडर एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है।
TRIMS restricted a country's ability to impose certain conditions on foreign investors and might distort international trade. इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टॉर्ट करने वाले कुछ सडन कंडीशंस सेट करने की कंट्री की एबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करता है। कोर फिलॉसफी नेशनल ट्रीटमेंट, यहाँ पर ट्रिम्स के अंडर क्या क्या काउंट किया जाता है ये पूरा डिटेल गिवन है। फॉरबिडन मेजर्स क्या हैं एंड डेवलपिंग नेशंस पर ट्रिम्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सोलर केस जो इंडिया 2016 का केस है वो केस क्या है। ट्रिम्स एंड ट्रिप्स से रिलेटेड यहाँ पर की डिफरेंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14, with reference to the management of minor minerals in India, consider the following. माइनर मिनरल्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1, सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। लॉ के अकॉर्डिंग सैंड माइनर मिनरल का पार्ट है, दिस इज राइट। स्टेटमेंट 2, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांटिंग mining lease of minor minerals, but the power regarding the formation of rules related to grant of minor minerals lie with the central government. This is wrong because mining lease रिलेटेड टू माइनर मिनरल्स ये ग्रांट करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट का पास है, बट रूल्स फॉर्मलाइज करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सो स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट 3, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स। माइनर मिनरल्स के इलीगल माइनिंग को प्रिवेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। सो करेक्ट आंसर इज 1 and 3 स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल। व्हाई स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अंडर द माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 सैंड इज ऑफिशियली क्लासिफाइड एज अ माइनर मिनरल। व्हाई स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। फॉर माइनर मिनरल्स द एंटायर पावर including making rules for granting lease is delegated to the state government. For major minerals, the central make the rules. माइनर मिनरल्स से रिलेटेड रूल मेकिंग करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जबकि मेजर मिनरल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। व्हाई स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। सेक्शन 23C of MMDR Act specifically empower state government to make rules to prevent illegal mining. Question number 15. The term basic erosion and profit shifting is sometimes seen in the news in context of correct answer is B. Curbing of tax evasion by multinational companies. बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग ये एक ऐसा टर्म है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी टैक्स इवेजन को कर्बिंग करने के लिए कुछ ट्रिक फॉलो करते हैं। उस केस में बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग टर्म यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी अगर मल्टीपल कंट्रीज के अंदर है और किसी एक कंट्री में जहां पर टैक्स बहुत ज़्यादा है, उस कंट्री में वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, अगर उस अर्न को वो रिड्यूस करके दिखाती है और वो उस प्रॉफिट को किसी अदर कंपनी का प्रॉफिट बता के कंट्री में टैक्स से अपने आप को इवेट करती है। तो लेट्स डिस्कस द डिटेल। BEPS refer to tax planning strategies used by multinational enterprises that exploit gaps and mismatches in tax rules to artificially shift profit to low or no tax locations. This was initiated by the OECD and G20 to ensure that profit are taxed where the actual economic activities generating the profit are performed. Question number 16. Consider the following statement. Tea and coffee से related statement है। Statement 1. Coffee board is a statutory body. This is right. Number 2. Tea board is a regulatory body attached to the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. This is wrong because tea board मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फार्मर वेलफेयर के अंदर नहीं आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के अंदर आता है। नंबर 3, कॉफी बोर्ड इज हेड क्वार्टर्ड इन बेंगलुरु। दिस इज राइट बिकॉज कॉफी बोर्ड का हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है। एंड नंबर 4, टी बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिसेस एट दुबई एंड मॉस्को, हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता। स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट बिकॉज टी बोर्ड का जो ओवरसीज ऑफिस है वो दुबई एंड मॉस्को के अंदर है। इंडिया में इसका हेडक्वार्टर कैलकाटा के अंदर है। सो करेक्ट आंसर इज सी। 1, 3 एंड 4 स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। तो लेट्स डिस्कस द डिटेल।
Why statement 1 is correct? The Coffee Board is a statutory body. Coffee Board was established by the Coffee Act 1942. कॉफी बोर्ड कॉफी एक्ट 1942 के अकॉर्डिंग स्टेब्लिश किया गया। वह स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। बोथ द टी बोर्ड एंड कॉफी बोर्ड फॉल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। टी बोर्ड एंड कॉफी बोर्ड दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आते हैं, नॉन इन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। वह स्टेटमेंट 3 एंड 4 आर करेक्ट। These are factual locations of the board and their international presence. Question number 17. Consider the following statement. थ्री स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा करेक्ट है फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1, वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। लास्ट डिकेड में इंडो श्रीलंका के बिटवीन ट्रेड का वैल्यू कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। दिस इज रॉन्ग, नॉट कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली वर्ड जिस स्टेटमेंट में आ जाए 90% चांस है कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग होने वाला है। तो स्टेटमेंट 1 is wrong. Statement 2, textile and textile articles constitute an important item of trade between India and Bangladesh. This is right because India and Bangladesh के between trade relations को establish करने वाला textile and textile articles हैं। Statement 3, in the last 5 years, Nepal has been the largest trading partner of India in South Asia. This is wrong because South Asia में इंडिया का largest trading partner अभी भी बांग्लादेश बना हुआ है। So correct answer is B, 2 only. इसका statement correct है। Why statement 1 is false? Trade value rarely consistently increase every single year due to global fluctuation. Why statement 2 is true? Bangladesh is a global hub for textile and India export raw cotton yarn to them. Why statement 3 is false? Bangladesh, not Nepal, is India's largest trading partner in South Asia. Question number 18. What is the importance of the term interest coverage ratio of a business firm in India? इंडिया में इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो कि बिजनेस फर्म के अंदर होता है, क्या होता है? स्टेटमेंट गिवन है, इसका इंपॉर्टेंस पूछा है मेनली। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का इंपॉर्टेंस क्या होता है? स्टेटमेंट 1, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट बैंक इज गोइंग टू गिव अ लोन टू। किसी बिजनेस फर्म को किसी बैंक के द्वारा लोन अगर गिवन किया जाता है, प्रेजेंट रिस्क क्या क्या हो सकते हैं इसको अंडरस्टैंड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज राइट। नंबर 2, इट हेल्प इन इवैल्यूएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ अ फर्म दैट इज बैंक गोइंग टू गिव अ लोन टू। इमर्जिंग रिस्क को एवेल्यूएट करने में हेल्प करता है। नंबर 3, हायर अ बोरिंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो व्हाट्स इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेब्ट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा होगा वो वर्स होगा, ऐसे लिखा हुआ है। दिस इज रॉन्ग बिकॉज वो वर्स नहीं होगा, वो बेटर होगा। सो करेक्ट आंसर इज ए 1 एंड 2 ओनली, इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ इजीली अ कंपनी कैन पे इंटरेस्ट ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग डेब्ट। Statement 1 and 2 are correct because bank use this to see if the firm can pay interest today and in the future. Question number 19. With reference to the foreign direct investment in India, which one of the following is the considered major characteristic? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कौन सा इसमें कैरेक्टर है इसका, ये फाइंड करना है। करेक्ट आंसर इज बी, इट इज अ लार्जली नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। ये नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो है। इट मीन्स कोई डेप्ट इसके थ्रू क्रिएट नहीं होता है और ये कैपिटल फ्लो क्रिएट करता है। FDI brings in capital where the investor take an equity stake. Unlike a loan, government or the company does not have to prepay the money with interest. Therefore, it is non-debt creating. Option D describe EPI, FII, not FDI. Question number 20. Which of the following activities constitute the real sector in the economy? इकोनॉमी का रियल सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट होती हैं? नंबर 1, फार्मर हार्वेस्टिंग दियर क्रॉप। दिस इज राइट बिकॉज फार्मर कोई भी क्रॉप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, ये कुछ एसेट्स जनरेट हो रहा है इससे। दिस इज रियल सेक्टर पार्ट। नंबर 2, टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स। टेक्सटाइल मिल्स रॉ कॉटन को फैब्रिक्स में जब कन्वर्ट करती है देन ये भी रियल सेक्टर का पार्ट है। नंबर 3, कॉमर्शियल बैंक लैंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी। कॉमर्शियल बैंक जब किसी ट्रेडिंग कंपनी को मनी लैंडिंग करते हैं
देन ये रियल सेक्टर का पार्ट नहीं है बिकॉज इससे कोई एसेट्स जनरेट नहीं होता है। नंबर 4, कॉर्पोरेट बॉडी इशू रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज, this is not a part of real sector, so correct answer is A, 1 and 2 only. So let's discuss the detail. The real estate sector or a real sector involve the production of goods and services such as agriculture, manufacturing, etc. रियल सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन्वॉल्व होते हैं सच एज एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। स्टेटमेंट 1 related to agri and 2 related to industry deal with actual production. Statement 3 and 4 deal with the financial sector such as money, bond, lending, which support the real sector but is not part of it. So thanks for watching this video.